Stokes law. The viscous force ब्रैकेट में लिखो एफ ऑफ वी acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere ब्रैकेट में लिखो बेटा स्मॉल r कॉमा its velocity ब्रैकेट में लिखो बेटा v its velocity v through fluid and coefficient of viscosity ब्रैकेट में लिखो ईटा ऑफ द फ्लूइड तो ये जो विस्कस फोर्स होता है बेटा स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड ऑब्जेक्ट के अंदर डाला जाए, ठीक है, तो जैसे कि इस लिक्विड में हम एक सॉलिड स्पेरिकल बॉल को अगर डालें तो वो स्पेरिकल बॉल एक रेजिस्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या विस्कस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो जो विस्कस फोर्स है इसने एक्सपीरियंस किया हुआ वो इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है v पे डिपेंड करता है और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स है एफ ऑफ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी इंटू ईटा। और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी निकलता है तो एक कांस्टेंट लगता है बेटा 6 पाई, ठीक है, आर वी इंटू ईटा। So this is the viscous force applied on any object in a liquid medium। एक लिक्विड मीडियम के अंदर डालने के बाद ऑब्जेक्ट कितना विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो। अब ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली स्टोक्स लॉ ने दिया हुआ है। स्टोक्स ने क्या कहा बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं, यहाँ पर उन्होंने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है इसलिए वो रेडियस ऑफ द स्फीयर कहा है आर, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर एंड ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इन सब बातों पे अप्लाइड होने वाला विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमें विस्कस फोर्स मिल चुका है। अब हम इसकी कोई भी ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बेटा जब हम किसी लिक्विड में उसको डालते हैं। तो लेट सपोज क्या होगा बेटा, एक बड़ा सा पाइप है और बड़े से पाइप में पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अगर यहाँ पर आप एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हो और ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली इस वाटर के सरफेस में इंटर करता है बेटा तो क्या होगा, तो इनिशियली जब उसको छोड़ा जाएगा ऊपर से तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ पे सरफेस को टच करने के पहले वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। जैसे ही वो पानी में इंटर करेगा तो पानी में इंटर करने के बाद यहीं पे ही उसके ऊपर या जस्ट सरफेस के ऊपर टच होने के बाद
यहाँ पर mg अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे था, तो यहाँ पे भी mg अमाउंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा बेटा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई रहेगा। लेकिन लिक्विड में इंटर करने के बाद लिक्विड इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा, विस्कस फोर्स। लिक्विड कौन सा फोर्स, जब ऑब्जेक्ट जो है पानी में इंटर करेगा तो पानी इसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और एक रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ वी। तो एक एफ ऑफ वी अप्लाइड होगा। एफ ऑफ वी कैसा होगा बेटा, तो ये पानी जो है कुछ इस तरह से इसके ऊपर एफ ऑफ वी अप्लाई करेगा, क्योंकि पानी कैसे होता है या लिक्विड कैसे होता है, लेयर्स में होता है। तो इस लेयर के कारण अप्लाइड होने वाला एफ ऑफ वी जो रिजल्टेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो एक विस्कस फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होगा। विस्कस फोर्स के साथ साथ लिक्विड में और एक फोर्स लगता है। कौन सा लगता है बेटा, बायोंट फोर्स लगता है या फिर अपथ्रस्ट लगता है, राइट। बायोंट फोर्स कहेंगे पानी के अंदर लगने वाला, या अपथ्रस्ट की फोर्स लगेंगे। और ये अपथ्रस्ट की फोर्स भी कैसी होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एफ ऑफ यू मतलब अपथ्रस्ट जो पानी के कारण लगेगी, और एफ ऑफ वी विस्कस फोर्स, दोनों भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ये पानी में इंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम थी, अब धीरे धीरे क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों भी उसको क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे। ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स कब लगता है बेटा, एफ ऑफ वी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में इंटर करने के बाद लगता है। किसने बताया था, स्टोक्स ने बताया था। और ये फोर्स आर, वी और ईटा पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आर पे और ईटा पे। जब तक उसकी वेलोसिटी होगी तब तक उसके ऊपर ये जो विस्कस फोर्स है वो कंटिन्यूसली लगता रहेगा। बात समझ में, अगर उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्या कम होती जाएगी, हाँ, क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स है उसको रोकते जाएगा, तो रोकने के कारण इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फिर से कम होते होते यहाँ पे भी अपथ्रस्ट और विस्कस ऊपर लग के mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग के इसको धीरे धीरे कम करते करते क्या यहाँ पे उसको स्टॉप कर देगा, नहीं, इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, उसको नीचे तक लेके आएगा। लेकिन यहाँ पर अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी इतना डायरेक्ट अप्लाइड होगा ताकि वो mg को क्या कर दे बेटा, बैलेंस कर दे। और बैलेंस करने के बाद मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी ने बैलेंस कर दिया किसको बेटा, mg को। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर का नेट फोर्स एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी और mg ये कैसे है बेटा, इक्विलिब्रियम में होते हैं। जितना फोर्स दोनों मिलकर ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे हैं उतना ही mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते रहता है। और अब जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा यहाँ पे या लेट सपोज ये और भी आगे है, ठीक है, यहाँ पे से लेकर सरफेस तक आने तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होती जाएगी बेटा, सेम रहेगी। लेट सपोज इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे आते आते 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ से यहाँ तक आने में लेट सपोज यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्योंकि अपथ्रस्ट ने उसको या विस्कस ने उसको रोक लिया। यहाँ पे आने के बाद 6 हो गई, और यहाँ पे आने के बाद लेट सपोज 4 हो गई। तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी बेटा, 4, यहाँ पे भी 4। तो सरफेस के गिरने के पहले तक उसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहेगी, और इसको हम कहते हैं बेटा कांस्टेंट स्पीड। तो इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर बोलते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी होती है, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर क्या करता है, फ्री फॉल करता है। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन की जो वेलोसिटी होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की, को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी लेता है बेटा इस कंडीशन में, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो, v ऑफ t कितना हो, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। और वो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें विस्कस फोर्स की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो देंगे बेटा,
terminal velocity which object falling freely, the velocity at which object falling freely inside the liquid is called terminal velocity. डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा। तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, अपर डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सी कंडीशन है बेटा, फ्री फॉल वाली कंडीशन। थोड़ा सा लिक्विड निकाल लो बेटा यहाँ पे से। तो आपने यहाँ पर क्या कंसीडर किया बेटा, कंसीडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है बेटा, फॉलिंग फ्रीली इनसाइड ए लिक्विड। तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है बेटा। एक है एफ ऑफ यू अपथ्रस्ट फोर्स होती है बेटा। ये अपथ्रस्ट कौन अप्लाई करता है, ड्यू टू लिक्विड। दूसरा होता है बेटा एफ ऑफ वी, ये भी लिक्विड अप्लाई करता है किसके ऊपर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये जो विस्कस फोर्स होता है, स्पीड के वेरी होने से विस्कस फोर्स भी क्या करता है, वेरी करता है। मतलब जब पानी में इंटर करता है बेटा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो अप्लाई होने वाला विस्कस फोर्स भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो उसके ऊपर अप्लाइड होने वाला विस्कस फोर्स क्या होते जाता है, कम होते जाता है। जैसे हम भी अगर पानी में क्या करते हैं, स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम में पानी भी हमारे ऊपर दोनों टाइप के फोर्सेस अप्लाई करते रहता है। एक है विस्कस और दूसरा है अपथ्रस्ट फोर्स। और साथ ही साथ हमारे बॉडी के ऊपर, जैसे ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, mg अमाउंट ऑफ जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाइड होता रहता है। तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी अपर डायरेक्शन में है, और mg जो ग्रेविटी के कारण अप्लाइड होने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम कुछ दूसरे कंसिडरेशंस भी कर लेते हैं। लेट जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने डाला है, उस ऑब्जेक्ट का रेडियस है बेटा r।
और उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की रो क्या होती है बेटा? डेंसिटी। और जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी को हम सिग्मा बोलेंगे। और उस लिक्विड की क्या होगी कि बेटा? ईटा की वैल्यू होगी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब इस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इंटर करवा रहे हैं तो इनिशियली उसकी स्पीड ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे करते हुए वो फाइनली एक फ्री फॉल कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी उसको बैलेंस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसके कारण उसकी फाइनल कंडीशन जो है फ्री फॉल वाली हो जाती है। तो ऐसे करते करते जो हमने डायग्राम में ड्रॉ किया बेटा ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है, एम जी और एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। So the stage at which object falling freely have forces due to gravity is equal to forces due to upthrust and viscous force. So net force on object is 0. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं weight of object is equal to viscous force, that is और upthrust. So weight of object कितना होता है बेटा? mg is equal to f of v plus f of u. अब यहाँ पे ये डेरिवेशन ख़त्म हो जाता है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास की जो वैल्यू होती है बेटा, मास की वैल्यू हम कहाँ से क्या लिखते हैं? रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, तो एम का वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा रो इंटू वी। यहाँ पर एक काम करते हैं, कहीं पे अगर वी आया है तो स्मॉल वी लिखना और वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी लिखना बेटा, ठीक है? इंटू जी एफ ऑफ वी। एफ ऑफ वी का जो वैल्यू है वो कितना था बेटा? 6 पाई ईटा आर इंटू वी। और ये v यहाँ पर स्मॉल v लिख लेना, प्लस अपथ्रस्ट जो लगता है बेटा, अपथ्रस्ट कितना लगता है? रो जी एच लगता है, बराबर है? रो मतलब नहीं, सॉरी, वी रो जी कितना लगता है बेटा? वी रो जी। यहाँ पर v मतलब होता है वॉल्यूम, रो मतलब होता है डेंसिटी, और g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v रो, रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सिग्मा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे सिग्मा, और g यहाँ पर ये v मतलब वॉल्यूम है बेटा, और ये भी क्या है बेटा? वॉल्यूम है, और ये वेलोसिटी है। रो वॉल्यूम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो किसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखना पड़ेगा। का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू
6 पाई ईटा आर इंटू वी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा बेटा, तो यहाँ पर कंसिड्रेशन है जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम माइनस होगा या बाहर निकलता है, बात समझ में आई। तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, तो यही वॉल्यूम हम यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये वाला सिग्मा इंटू जी। यहाँ से हमें v के लिए डिराइव करना है बेटा, v मतलब टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो डेरिवेशन है, ये वाले डेरिवेशन में ये टर्म इधर चली आएंगी और इसको कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसको इधर लेंगे और इसको इधर ले लेते हैं। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 पाई ईटा आर इंटू वी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, सो रो या फिर 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, सिमिलर वाली टर्म्स को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशंस है, तो 6 पाई ईटा आर इंटू वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा बेटा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर 6 भी है और सिग्मा भी है, 6 को थोड़ा प्रॉपरली लिखो, सिग्मा को थोड़ा इलांगेटेड करके लिखो। ठीक है, तो v क्या बनेगा बेटा, यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इंटू आर। विच इज़ इक्वल टू वी होगा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ये 3 और 3 कितना बन जाएगा बेटा, 9 इंटू ईटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ t बोल सकते हो बेटा, जिस टर्मिनल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है इनसाइड द लिक्विड, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इस बार की एग्ज़ाम में आने के चांसेस है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, और क्वेश्चन सिंपल आता है बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिक्विड, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ठीक है। v ऑफ t इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। नेक्स्ट है बेटा, हो गया सभी का। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है बेटा कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, जनरली यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का ही दिया है, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप में से अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लो होने वाला जो फ्लो होने वाला जो लिक्विड है, उस लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है बेटा क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन। तो जहाँ पर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कैसी हो जाती है बेटा, उसकी कम हो जाती है, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। और अपनी वेलोसिटी को ये फ्लूइड क्या है, चेंज करता है, और चेंज करके वहाँ का जो वैल्यू है, मतलब आने वाला फ्लूइड फ्लो होने वाला जो आइडियल फ्लूइड है उसकी वैल्यू को वो कांस्टेंट रखता है। इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक पाइप कंसीडर करना पड़ेगा और उसमें से फ्लो होने वाला लिक्विड कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप ड्रॉ कर लो बेटा। ये एक वॉल्यूम है EFGH जहाँ से ये लिक्विड पास होगा। यहाँ पे ये इसका एरिया है बेटा A1, और ये एक छोटा एरिया है। ये सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है यहाँ से भी पास होगा। PQRS कंसिडर करेंगे कि इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, आइडियल लिक्विड फ्लो हो रहा है या इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो हो रहा है। स्टार्टिंग में जो हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो थी उसमें आइडियल फ्लूइड कैसा था बेटा, नॉन विस्कस था, एयर रोटेशनल था, है ना, इनकम्प्रेसिबल था। तो यहाँ पर जनरली लिक्विड कॉम्प्रेसिबल होता है, लेकिन हम जो कंसिडर कर रहे हैं इसमें से फ्लो होने वाला एक इनकॉम्प्रेसिबल या आइडियल फ्लूइड कंसीडर करें। तो कंसीडर करो बेटा, एन आइडियल फ्लूइड या इनकॉम्प्रेसिबल बोल दो, फ्लो कर रहा है ए पाइप, और कैसा पाइप है बेटा, पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जहाँ पे लेट सपोज एरिया है बेटा A1, एरिया ऑफ वाइडर रीजन, एंड A2 जो है दैट इज EFGH का, या EF ही बोल दो, EF साइड का जो एरिया है वो बड़ा है, और A2 क्या है बेटा, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। मतलब कौन से साइड का, PS साइड का। जब जनरली लिक्विड फ्लो होगा तो उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये EH जगह पे, EH जगह पे अलग होंगी। लेट सपोज V1 होगी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल at EH
अच्छा, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो एरिया है बेटा A1 इज़ ग्रेटर देन A2 होता है, बराबर है। और जो वेलोसिटी है V1 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है और V2 भी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल है। एट जब वही मॉलिक्यूल लिक्विड का चल के कहाँ पे आता है बेटा, PS तक पहुँचता है। तो PS में आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1। V2 इज़ ग्रेटर देन V1। तो हमारा जो लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, मतलब एक आइडियल लिक्विड है। तो लिक्विड अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तो कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। डायग्राम ड्रॉ कर लिए सभी ने। लेट सपोज यहाँ से लिक्विड अगर इस तरह से मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अपनी लेयर्स में आ रहा है, आइडियल लिक्विड है ना। तो लेट सपोज 1 2 3 4 16 मॉलिक्यूल्स है बेटा, ठीक है। ये 16 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लिए ना, ठीक है। तो लेट सपोज 16 मॉलिक्यूल्स की हर एक मॉलिक्यूल की लेट सपोज वेलोसिटी कितनी है बेटा, V1 है। ये V1 वेलोसिटी से चल रहे हैं यहाँ से। जब यही मॉलिक्यूल्स इतना सारा डिस्टेंस कवर करते करते यहाँ तक आएंगे तो एरिया क्या हो रहा है बेटा, छोटा हो रहा है। तो एरिया छोटा होता है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे तो ये 16 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खुद को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ने के कारण ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके ये मॉलिक्यूल ये इसके एंड Q पॉइंट तक पहुँच जाएगा और 16 के 16 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे सेम टाइप के लिए। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो बात समझ में आ गई। तो अगर टाइम पीरियड हमारा सेम रखते हैं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम पीरियड के लिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल इंटर करने के बाद टाइम स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और सभी मॉलिक्यूल 16 मॉलिक्यूल पहुँचे। और फिर आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया P पॉइंट से। तो जैसे ही मॉलिक्यूल ने इंटर किया डेल्टा टी टाइम तक आपने टाइम ख़त्म कर दिए, तो आपने देखा कि सभी 16 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंटर कर दिए। तो आपने सेम टाइम के लिए EFGH एरिया में मॉलिक्यूल्स देखे और आपने सेम टाइम के लिए PQRS एरिया में मॉलिक्यूल्स देखे। तो एरिया छोटा होने के कारण मॉलिक्यूल्स ने अपनी स्पीड बढ़ा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इंटर करवा लिए, ज़्यादा डिस्टेंस तक चला है। तो हम बोल सकते हैं लिक्विड जो है हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पे रहने वाला मास ऑफ द लिक्विड इस रीजन में रहने वाला मास और यहाँ पे आने वाला मास ऑफ द लिक्विड कैसा है बेटा, सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर मास ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ लिक्विड इन पहला वाला रीजन क्या है बेटा हमारा, EFGH इज इक्वल टू मास इन PQRS। मास कितना होता है बेटा, हाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके सेम नंबर ऑफ मास लाएंगे। मतलब 16 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 16 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा चलेगा,
स्पीड ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा स्पीड कवर करके, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके 16 के 16 मॉलिक्यूल्स को वो अंदर ले लेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ाने वो इसी के लिए बढ़ाएगा ताकि उसके उतने टाइम में 16 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे इंटर कर सकें। तो आपको पता है बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी लिक्विड की सेम रहेगी दोनों तरफ। यहाँ का वॉल्यूम हम V1 बोल देते हैं और यहाँ के वॉल्यूम को हम V2 बोल देते हैं। यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा, ये वाली रीजन का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? ये वाला जो EFGH का वॉल्यूम है, मतलब V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ EFGH हो जाएगा। तो अगर ये कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ EFGH है ना, और ये है इसका एरिया A1, और यहाँ से चलने वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है बेटा V1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो V इज इक्वल टू S बाई टी होता है, तो S बनता है बेटा V इंटू टी। तो इस हिसाब से इसकी डिस्टेंस बन जाएगा V1 इंटू टाइम कितना लिया है बेटा? डेल्टा टी। बात समझ में आई क्या? ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? तो ये वाला बेस A1 इंटू इसकी हाइट बन जाएंगी V1 इंटू डेल्टा टी। तो ये बन गया बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? EFGH। समझ में आई बात? तो रो इंटू A1 V1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू रो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 क्या बनेगा बेटा? तो यही लिक्विड ऊपर में आएगा PQRS में। तो PQRS में शेप कैसा है? ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चला है बेटा। इसका एरिया कितना है? A2, और डेल्टा टी टाइम में ही वो V2 वेलोसिटी से चल के V2 इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? यहाँ पे इसका वॉल्यूम बनेगा बेटा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा A2 V2 इंटू डेल्टा टी। बस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको सॉल्व कर लो बेटा। यहाँ पे ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा और टाइम टू टाइम कैंसिल होके A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बनाएगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 को हम और लिख सकते हैं बेटा AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इस पाइप के आप चाहे जितने क्रॉस सेक्शंस ले लो, इस पाइप के आप चाहे जितने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस ले लो, यहाँ से यहाँ तक पहला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, और एंडिंग वाला ये चौथा ले लो, यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ का एरिया और यहाँ की V क्या है बेटा? वेलोसिटी है। तो यहाँ से फ्लो होने वाला वेलोसिटी और यहाँ का एरिया दोनों की जो वैल्यू है, यहाँ से फ्लो होने के टाइम में वेलोसिटी बढ़ा के, ठीक है, अपना मास कंसंट्रेशन कैसा रखता है? वो कांस्टेंट रखता है। तो यहाँ पे A3 V3 और यहाँ पे A4 V4 की वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम AV इज इक्वल टू क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं बेटा सॉरी यही होता है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि जब भी किसी लिक्विड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप से लिक्विड अगर फ्लो होता है, तो अगर एरिया कम है बेटा, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे
एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम रहती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एरिया कम हो जाता है तो पार्टिकल अपनी वेलोसिटी बढ़ा के क्या कर देता है बेटा, सेम मास कॉन्सेंट्रेशन रखने की कोशिश करता है। तो वेलोसिटी बढ़ने का कारण क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरियाज के। एरिया कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है बेटा, बस। नेक्स्ट है बेटा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन थोड़ा लंबा है तो कल इसको लेते हैं, फिलहाल हम यहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले लिख के रख देना अगर बाई चांस पूछे तो। एक है बेटा AV इक्वल्स टू dV/dt, इसी को हम कहते हैं बेटा वॉल्यूम फ्लक्स। और दूसरा है बेटा रो dV/dt इज इक्वल टू dm/dt, इसको कहा जाता है बेटा मास फ्लक्स। एक है वॉल्यूम फ्लक्स और दूसरा है मास फ्लक्स। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे।